नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNR बामसेफ की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वावन मेश्राम ने वर्चुअल अधिवेशन में कहा, बाबा साहब अम्बेडकर रिकॉर्डेड स्पीच है कि अगर अंग्रेज जाने के बाद ब्राह्मण का राज आ गया तो ज्यादा बुरा होगा। ऐसे ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आए गांधी जी, बीजेपी, सरदार पटेल जैसे कई लोगों के किए गए कार्यों को समझाने का प्रयास किया। पेश एक रिपोर्ट। साथियों, दोनों सत्रों का जो दोपहर का सत्र था और शाम का सत्र था, दोनों सत्रों के बारे में तमाम बातें आप लोगों तक आ गई है। मैं केवल कुछ बातें ही आप लोगों के सामने, जो आपके सामने नहीं आई है, केवल उतनी ही बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, आज़ादी के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण बात है, जिसे ये जो दोनों विषयों को समझने के लिए वो बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के आंदोलन को चलाने वाले कांग्रेस के जो भी नेता लोग थे, चाहे गांधी हो चाहे नेहरू हो, वो आज़ादी की बात करते थे, अंग्रेज़ों के गुलामी से आज़ादी की बात करते थे। आज़ादी मिलने के बाद क्या होगा उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते थे, क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में किसी प्रकार का कोई डाटा उपलब्ध तो है नहीं। डाटा जानने का एक तरीका है, कांग्रेस ने जितने अधिवेशन लिए और जितने रेजोल्यूशन पास किए वो सारा डॉक्यूमेंट है। अगर वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन जो पास किया, उसमें देखो कोई ऐसा रेजोल्यूशन है कि आज़ादी मिलने के बाद हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ऐसा कोई रेजोल्यूशन कांग्रेस के अधिवेशनों में कहीं पर भी नहीं है। फिर SC, ST, OBC के लोग इतनी भारी संख्या में गांधी और कांग्रेस के समर्थन में क्यों खड़े हुए? एक सवाल है। तो मीडिया बहुत बड़े पैमाने पर उनके आंदोलनों को पब्लिसिटी देते थे और उससे देश में ये माहौल बनाया जाता था कि सारी समस्याओं की जड़ अंग्रेज है, अंग्रेज अगर चले गए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये माहौल बनाया जाता था। तो इस माहौल की वजह से सारे SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग जो है उसमें शामिल होते थे। मुसलमानों के नेता सतर्क थे, उसी सतर्कता की वजह से पाकिस्तान बना। अब पाकिस्तान बनने की वजह से ब्राह्मणों को पाकिस्तान में कुछ करने का कुछ कारण रहा नहीं। वो सारा उनके नियंत्रण में चला गया, उनको डिसाइड करना है क्या करना है पाकिस्तान के अंदर। यानी मुसलमानों का जो आंदोलन है, मुसलमानों को जो नेता है वो सतर्क थे और इसकी वजह से उनके पास उनके भविष्य का फैसला लेने का अधिकार उनके पास आ गया। तो आज़ादी के आंदोलन में नेतृत्व करने वाला दो आदमी हैं, पहले नंबर का गांधी जी और दूसरे नंबर जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब है ब्राह्मण और बनिया जो क्षत्रिय लोग थे
उनके तो संस्थान थे, उनके तो राज था। वो तो ऐसे आज़ादी के आंदोलन में शामिल ही नहीं थे। 650 संस्थानिक राजा थे और उनके राज में उनके पास ही पावर था, बल्कि उनको मांगना पड़ता था। अगर रिजर्वेशन शाहू महाराज को मांगना है तो शाहू महाराज को मांगना पड़ता था, तो उनके पास पावर था। तो ये अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के आंदोलन में हमारे लोगों को कहीं पर भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था और हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने का कोई रिजोल्यूशन भी पास नहीं हुआ। पहली बात मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, बाबा साहब अंबेडकर सतर्क थे कि आज़ाद भारत में हमारे लोगों को जब कांग्रेस के नाम पर ब्राह्मणों का कब्जा होगा तो अंग्रेज का राज चला जाएगा, ब्राह्मण का राज आएगा। तो रिकॉर्डेड स्पीच है बाबा साहब अंबेडकर का कि अगर अंग्रेज जाने के बाद ब्राह्मण का राज आ गया तो ज़्यादा बुरा होगा। ये रिकॉर्डेड बातें हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो बाबा साहब अंबेडकर सतर्क थे और बाबा साहब अंबेडकर सतर्क होने की वजह से उन्होंने अंग्रेज जाने के पहले, ये भी रिकॉर्ड अवेलेबल है कि उनको बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों को कहते थे कि आपके जाने के पहले पहले ये कर लो, ऐसे शब्द प्रयोग है। आपके जाने के बाद कुछ नहीं होने वाला, आपके जाने के पहले पहले ये कर लो। तो इसी वजह से 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर हुआ और उसमें कम्युनल अवार्ड में सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग बाबा साहब अंबेडकर ने की थी, वो मांग मंजूर हो गई। ये मांग मंजूर हो गई। सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट की वजह से क्या हो सकता था? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को आज़ाद भारत में जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल सेटअप है, जिसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाना है, 22.5% एमएलए और 22.5% मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जाने वाले, और वो सेपरेट इलेक्टोरेट में चुनकर जाने वाले थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है शेड्यूल कास्ट का चुनाव क्षेत्र होगा, शेड्यूल ट्राइब का अलग चुनाव क्षेत्र होगा। शेड्यूल कास्ट का अलग चुनाव क्षेत्र का मतलब है उसमें शेड्यूल कास्ट के लोगों को ही चुनाव लड़ने का और चुनाव में वोट देने का, उसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र। तो इससे क्या होगा? स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र की वजह से चुनाव लड़ने का और चुनाव में वोट देने का, इसका मतलब शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट चुनने का अधिकार ब्राह्मणों को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां ब्राह्मणों को उस चुनाव क्षेत्र में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो जब वोट देने का अधिकार ही नहीं होगा तो उनको शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट चुनने का अधिकार ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं होगा। केवल शेड्यूल कास्ट के लोगों को वोट देने का अधिकार होता और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को वोट देने का अधिकार होता। दो चुनाव क्षेत्र अलग अलग होते और शेड्यूल कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव और शेड्यूल ट्राइब का रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूल ट्राइब के लोगों को चुनने का अधिकार होता है। आज के तारीख के हिसाब से 131 मेंबर पार्लियामेंट। तो इस सेपरेट इलेक्टोरेट में कांग्रेस का आदमी, शेड्यूल कास्ट का आदमी
चुनाव लड़वा सकता था, बीजेपी का आदमी भी चुनाव लड़वा सकता था, मगर वो शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए था, शेड्यूल ट्राइब का होना चाहिए था। मगर उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत लोएस्ट होती, क्योंकि वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता, वो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति होता तो वो लोगों को ऐसे हालात में, ऐसे विपरीत परिस्थिति में कामयाब हो गए थे और वो अधिकार हासिल करने में कामयाब हो गए थे, अंग्रेजों को समझाने में कामयाब हो गए थे कि हमारा तो रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होगा। तुम कहते हो कि ये तो हम लोग डेमोक्रेसी आएगी और तुम लोगों को उसमें अधिकार होगा, ये तो हमको तो कुछ होने वाला ही नहीं है। ये सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने समझाई और अंग्रेज़ों ने उस बात को माना और 17 अगस्त 1932 को सेपरेट इलेक्टोरेट का शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को अधिकार बहाल किया। कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। गांधी जी को बात समझ में आई। गांधी जी को लगा कि ये 22.5% पार्लियामेंट में हमारा तो आदमी नहीं चुनकर जाएगा कांग्रेस का, चाहे कितने भी लोकप्रिय हो, ये तो लोग इनके चुनकर जाएंगे। तो जब गांधी जी ने आमरण अनशन किया इसको खत्म करने के लिए, तो सरदार पटेल गांधी जी को समझाने के लिए गए कि गांधी जी क्यों खामखा अपना प्राण दे रहे हो, जान दे रहे हो, हैं? जाने तो छोड़ो। गांधी जी ने अपना जो हेल्पर था उसको कहा, ये सरदार पटेल बैरिस्टर है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ज़रा मुझे पीठ पर थोड़ा लोड है ना, लोड होता है, वो थोड़ा सा मेरे पीठ पीछे खड़ा करो, मुझे थोड़ा उठा कर बिठाओ। बेड पर वो पड़ा हुआ है गांधी, तो उसको उठाकर बिठाया जाता है। तो उधर सरदार पटेल कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो गांधी जी सरदार पटेल को कहते हैं, सरदार तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी ही आज़ादी मिलने वाली है और तुम लोग सत्ता में होने वाले हो, पार्लियामेंट में तुम्हारी सरकार ये लोग चलने नहीं देंगे, ये रहेंगे 22.5 ही, मगर सरकार तुम्हारी पार्लियामेंट में चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये नॉमिनेटेड नहीं रहेंगे, ये रियल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे, तो ये तुम्हारी एक भी बात पार्लियामेंट में मानेंगे नहीं, तुम्हारी पार्लियामेंट भी नहीं चलने देंगे। ये रिकॉर्डेड है, ये बातें जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, सारी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा ये सारी रिकॉर्डेड है। जब ये लड़ाई चल रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ओबीसी के लोग क्या कर रहे थे? अभी ओबीसी का इशू आ गया। ओबीसी के लोग क्या कर रहे थे? तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला, उसे खत्म करने के लिए गांधी अब आमरण अनशन कर रहे थे और ओबीसी गांधी जी के समर्थन में थे। यानी ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मिला, ये खत्म करना चाहिए। ओबीसी गांधी जी के समर्थन में खड़े हो, क्योंकि नेतृत्वहीन थे, उनका तो कोई नेता था नहीं, गांधी जी ही उनके नेता थे। धर्म की जो अफूज चला रहे थे, तो उसका प्रभाव उस समय ओबीसी के ऊपर था, तो वो गांधी जी को ही अपना नेता मानते थे। तो ओबीसी ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म करने के लिए गांधी के समर्थन में खड़े हो गए। परिणाम था सेपरेट इलेक्टोरेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खत्म हो गए। खत्म हो गए और नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव 131 है। ये नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के है, ये भी बीजेपी और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं ओबीसी के विरोध में। आज के तारीख में जिन ओबीसी के लोगों ने गांधी जी को ये सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म करने के लिए समर्थन दिया, ओबीसी के लोगों ने, वो ओबीसी के लोगों की गिनती नहीं होनी चाहिए
इसके लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 131 मेंबर पार्लियामेंट जो है, जो बीजेपी के द्वारा चुनकर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के द्वारा चुनकर आ रहे हैं, जो ओबीसी की वजह से सेपरेट इलेक्टेड खत्म होने की वजह से कांग्रेस और बीजेपी से चुनकर आ रहे हैं, वो कांग्रेस और बीजेपी से चुनकर आने वाले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एमपी ओबीसी की गिनती करने का विरोध कर रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये थोड़ा क्रिटिकल है समझने के लिए। उल्टा करो, वो सेपरेट इलेक्टेड खत्म नहीं होता, अभी खत्म हो गया तो कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आ रहे, बीजेपी के टिकट से चुनकर आ रहे, तो बीजेपी जो फैसला कर रही है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग कांग्रेस का और बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब है ओबीसी की जाति आधारित गिनती के विरोध में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो रियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है। उल्टा करो, अगर वो सेपरेट इलेक्टोरेट में सेपरेट होते तो वो बीजेपी से चुनकर नहीं आते, वो कांग्रेस से चुनकर नहीं आते, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की पार्टियों के तरफ से चुनकर आते, तो वो ब्राह्मणों को और ब्राह्मणों की ताकत को मजबूत करने के लिए अपना समर्थन क्यों देते? ओबीसी के समर्थन में खड़े हो जाते कि ओबीसी की गिनती होना चाहिए, जैसे मैं स्वतंत्र हूं और मैं ये कह रहा हूं गिनती होनी चाहिए, तो वो तो मेरे से ज्यादा ताकतवर होते, वो 131 होते, पार्लियामेंट के अंदर होते, वो ज्यादा ताकतवर होते। बाबा साहब अंबेडकर तो संविधान सभा में अकेले थे, उस समय तो 22.5% होते। बाबा साहब अंबेडकर की जैसी शायद अक्ल नहीं होती, मगर बाबा साहब अंबेडकर के समर्थन में होते तो बाबा साहब अंबेडकर की सारी बुद्धि केवल अकेले की बुद्धि नहीं होती, वो 22.5% लोगों की बुद्धि हो जाती। यानी बाबा साहब अंबेडकर की बुद्धि थी, समर्थन नहीं था। मगर ऐसा होता तो बाबा साहब अंबेडकर की बुद्धि भी होती और 22.5% उनके समर्थन में भी खड़े होते, और फिर बाबा साहब अंबेडकर ओबीसी की जाति आधारित गिनती का मुद्दा संविधान सभा में 340 में लिखने के बजाय नहीं इसे अभी लागू कर दो, इसे आप आगे क्यों रहे, अभी इसे अभी लागू कर दो, ऐसा हो गया होता। इधर और समझा रहा हूं आपको, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा नहीं होता तो क्या होता। हाइपोथेसिस बोलते इसको, थिंकिंग के क्षेत्र में इसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, इसको परिकल्पना बोलते हैं। ये कल्पना से सोचने का, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो आज 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के है, मगर वो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो बीजेपी और कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव है, वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के नहीं है। नाम हमारा लेते हैं, मैं कभी कहते रहता हूं बहुत बुरी भाषा में कि नाम शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का लेते हैं, मगर बाप वो है। ऐसा मैं कई भाषणों में कहा कि नाम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का लेते हैं, मगर बाप वो है, वो ब्राह्मण है। इसका मतलब है ये जो वर्तमान 131 मेंबर पार्लियामेंट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के एमपी एमएलए है, ये ब्राह्मणों की नाजायज औलाद है। तो नाजायज औलाद से जायज काम तो पॉसिबल नहीं हो सकता, तो नाजायज से नाजायज ही काम होगा, नाजायज से जायज काम तो नहीं हो सकता। यदि 32 में ये SC/ST का मामला, पॉलिटिकल मामला जैसा आज 131 है, उसी समय 22.5% लोग अगर होते तो ओबीसी का मामला आजाद भारत में नहीं, 32 में ही शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ में ओबीसी का भी मामला बाबा साहब अंबेडकर टेकअप करते। और अगर ऐसा ही टेकअप करके आगे बढ़ते तो फिर गांधी जी के नाम पर आजादी मिलती, ऐसा संभव नहीं होता, क्योंकि 74.5% लोग तो हम बाबा साहब अंबेडकर के समर्थन में होते।
जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया वो मुसलमान तो गांधी कांग्रेस के समर्थन में नहीं थे, मगर कभी कभी बाबा साहब की समर्थन की बात करते थे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर, नेहरू और गांधी का विरोध करते थे। तो इससे मुसलमानों को समर्थन करने के लिए कोई परहेज नहीं था, क्योंकि उससे उनका कोई नुकसान नहीं होता था, नुकसान होता था गांधी का और नेहरू का। तो उसमें मुसलमानों का समर्थन मिलता बाबा साहब अंबेडकर को। तो SC ST OBC माइनॉरिटी इतना समर्थन होता, तो ये 74.5% नहीं होता, और उसमें 15% 20% मिलाओ, तो सारी राजनीति जो है पूरी तरह से दूसरे तरीके की, पूरी तरह से दूसरे तरीके की राजनीति होती है। जिस मुद्दे पर अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा के विषय नहीं। 32 में और 1950 के पहले ये सारे के सारे मामले जो है हल हो गए होते। तो इसका मतलब ये है, असली समस्या रिजर्वेशन इन सर्विसेज नहीं है, असली समस्या पॉलिटिकल सेटअप में है। तब भी थी और आज भी। आज ज्यादा कठिन हो गई है हम लोगों को पॉलिटिकल सेटअप में। हम लोगों को अभी 131 मेंबर पार्लियामेंट है, तो वो सिस्टम जॉइंट इलेक्टेड का है। वो जॉइंट इलेक्टेड हमारे लोग मांग नहीं करते, फिर भी हर 10 साल बाद वो लागू करते हैं, क्योंकि वो उनके फेवर में है। अभी जो 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के चुनकर जा रहे हैं, और वो केवल 10 साल की व्यवस्था थी 1932 से। अब 2032 तक 100 साल हो जाएंगे। वो केवल 10 साल की व्यवस्था थी। बाबा साहब अंबेडकर ने 10 साल के लिए मांगा था। ये लोग हर 10 साल बाद एक्सटेंशन क्यों कर रहे हैं, जबकि हम मांग ही नहीं कर रहे? अच्छा, बाबा साहब अंबेडकर तो जीवित है ही नहीं, वामन मिश्रा मांग कर नहीं रहा है। अभी तो कम से कम मैं हूं, और मैं कोई रेजोल्यूशन तो पास नहीं कर रहा हूं, बोलने को तो छोड़ो। मैं कागज में भी कोई डिमांड नहीं कर रहा हूं कि इसको जारी रखो, ये दलालों और बड़ों की व्यवस्था को बरकरार रखो, ऐसा तो कोई मेरी डिमांड है नहीं। बल्कि मेरी ये डिमांड जरूर है कि इस व्यवस्था को खत्म करो। खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि उनको लगता कि इससे इन लोगों का कोई रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं होगा, क्योंकि सेपरेट इलेक्टेड भी नहीं होगा, जॉइंट इलेक्टेड भी नहीं होगा। दोनों स्थिति में इनका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा। अगर इनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा तो इनका विशाल जन आंदोलन बगैर किसी समय दौड़ते खड़ा हो जाएगा। अरे समझ में आया? समझ में आ रहा? जब ये विशाल जन आंदोलन होगा तो फिर इस विशाल जन आंदोलन से ओबीसी कैसे बाहर रहते? क्योंकि वो भी तो दुखी रहते, उनकी भी समस्या का समाधान करना था। तो SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये सभी लोगों का आंदोलन आजाद भारत में हम लोग खड़ा करने में कामयाब हो जाए। अभी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जॉइंट इलेक्टोरेट वो ना मांगने के बावजूद भी वो जारी रख रहे। क्योंकि इससे क्या होता है, दलाल और भड़वे क्यों ना हो, मगर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में बनने के लिए बहुत लोग तैयार है। बोलते चलो यार, भागते भुगते की लंगोटी ठीक है, कुछ नहीं तो कम से कम हाँ पावर नहीं तो पोजीशन ही मिलेगा। MP साहब MP साहब MP साहब MP साहब, चलो साला इतना ही बोलने नहीं देंगे पार्लियामेंट में, मगर हमारे SC ST OBC के लोग MP साहब MP साहब MP साहब ऐसा तो बोलने वाले होंगे। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम, ये मामला फंसा हुआ है। अगर ये मामला हल होता, मान लो ये मामला हल होता, तो रिजर्वेशन कितना परसेंटेज होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका मेरिट क्या होना चाहिए, उसका मेरिट ये होना चाहिए और वो होना चाहिए, वो सारा का सारा डिसाइडिंग फैक्टर तो हमारे हाथ में होता है। हम डिसाइड करते। अभी जिनको वो लोग उनके पास मेरिट नहीं है ऐसा कहते हैं, ये फालतू बात है, इसमें कोई मीनिंग है नहीं।
जो चपरासी आदमी 10-20 साल चपरासी करते करते वो बाबू बन जाता है, तो वो अनुभव से वही परफेक्ट होता है। अगर 1000 फाइल 20 साल में उसके हाथ से गई तो वो नया ग्रेजुएट पढ़कर आया हुआ उसको पढ़ाता है। ऐसा नहीं रे, ऐसा है, क्योंकि अनुभव काम करता है ना। तो ये गवर्निंग सिस्टम जो है, जो भारत में जो गवर्निंग सिस्टम है, जो हम लोग नहीं चाहते हैं, फिर भी और 10 साल बाद वो हम लोगों को एक्सटेंशन करते जा रहे हैं। अभी आने वाले समय में हम लोग प्लान बना रहे कि एक आंदोलन ऐसा खड़ा करते हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसके विरोध में आंदोलन खड़ा करें। तो उससे क्या होगा, बोलना पड़ेगा ना, वो जो आंदोलन खड़ा करेंगे उनको, भाई इनसे दलाल और भड़ों की व्यवस्था कैसे चुनकर आती है। तो ये बाबा साहब आम्बेडकर का ही लिखा हुआ है कि टूल एंड स्टूज, ये शब्द अंग्रेजी के, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, ये शब्द उनके ही है। टूल एंड स्टूज, एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू, यानी ब्राह्मणों के दलाल और बड़वे, एजेंट का मतलब दलाल और बड़वे। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि ये जो एमएलए एमपी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शब्द एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू। कास्ट हिंदू का मतलब ओबीसी नहीं है, कास्ट हिंदू का मतलब ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों ने इतना कब्जा किया है, रूलिंग पार्टी ब्राह्मणों की, अपोजिशन पार्टी ब्राह्मणों की, क्षत्रिय भी परेशान है ब्राह्मणों से। तो मेरे पास ऐसे ही थोड़ी आ रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मणों से, क्षत्रिय जो है ब्राह्मणों से भी परेशान है। हम ही परेशान नहीं, क्षत्रिय भी परेशान है। तो रूलिंग भी ब्राह्मणों की है आज के तारीख में, अपोजिशन भी ब्राह्मणों का है, यानी अल्टीमेट पावर आजाद भावर में केवल 3.5% ब्राह्मणों का है। असल समस्या ये है, असल ये नौकरी का नहीं है, असली समस्या। इसलिए आपने देखा होगा कि काशीराम जी ने ज्यादा थ्रस्ट रिजर्वेशन लागू करने के बारे में कोई आंदोलन उन्होंने, और उसके बारे में बोलते भी नहीं थे, है? बराबर है ना। अगर आप उनका अध्ययन करो तो उनका ज़्यादा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, और फिर उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, और जो फैसले हो नहीं पाए, ऐसे तमाम फैसले, जमीन बंटवारा भी उत्तर प्रदेश में किया। चौधरी साहब को पता होगा, ज्यादा से ज्यादा पट्टे दिए बहुत सारे, बहुत सारे लोगों को पट्टे। बंटवारा तो पहले चौधरी चरण सिंह ने कर। हाँ। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो हम चर्चा आज कर रहे हैं या हमारे लोगों ने की यहाँ, वो असल समस्या पॉलिटिकल सेटअप में है। असल समस्या रिजर्वेशन के नॉन इंप्लीमेंटेशन का शब्द यहां यूज किया गया है। नॉन इंप्लीमेंट कौन करता है? जिसकी सरकार होती है वो नॉन इंप्लीमेंट करता है। अगर हमारी सरकार होती, अगर आज भी है, तो हम क्या करेंगे कि 100% भर दो। मिनिमम क्वालिफिकेशन बाबू को कितनी चाहिए उतना देखो, हो गया, नो एग्जामिनेशन। अगर बाबू बनने के लिए 12th पास की जरूरत है, ओके, जो कौन 12th पास है उसमें किसके मार्क्स ज्यादा है, ओके, हो गया, अपॉइंटमेंट। और एक रूल बनाओ कि उसको 2 साल ट्रेनिंग करना होगा। कोई हाई कोर्ट में जाएगा? पहले ही फैसला करो, 2 साल ट्रेनिंग लेगा, अब 2 साल के बाद तो वो ऐसा बाबू बन जाएगा, वो बाबू की नौकरी रहेगी। तो ये सारी बातें जिसकी सरकार होती है
उसको फैसला करने का अधिकार होता है। तो असल समस्या सरकार है, असल समस्या सरकार है। तो असल समस्या रिजर्वेशन के इंप्लीमेंटेशन की असल समस्या जिसकी सरकार होती है वो इंप्लीमेंट करता है, और जिसकी सरकार होती है वो इंप्लीमेंट करता है। दूसरा है नॉन इंप्लीमेंट भी करता है। जिसकी सरकार होती है वो इंप्लीमेंट भी कर सकता है। अगर हमारी सरकार हुई तो 100% इंप्लीमेंट करेंगे, अगर पंडित की सरकार हुई तो नॉन इंप्लीमेंट करेगा। दोनों अधिकार है। तो असल समस्या सरकार की है। तो सरकार बनाने के लिए हमको संगठन खड़ा करना चाहिए, मास आंदोलन खड़ा करना चाहिए। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। अगर हम देश में बहुजनों का सक्सेसफुल आंदोलन करने में कामयाब हो गए तो हमारे लोगों को पावर मिलेगा, और पावर मिलने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान होगा। इस दिशा में हम लोगों को 1930 तक 6-6.5 लाख गांव तक 15 लाख बूथ का संगठन खड़ा करो और आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करो, तो सारा हमारे पास इंप्लीमेंटेशन करने का सारा अधिकार आएगा। ये काम हमको करना चाहिए। अब हम लोग हर हफ्ते वीकली ऑल इंडिया की हर डिस्ट्रिक्ट के 1-2 आदमी की 500 जिलों की हर हफ्ते मीटिंग करेंगे, और साल में 52 बार मीटिंग करेंगे, और हर हफ्ते ये यही पूछेंगे कितने बूथ पर बनाए संगठन, तुमने कितने बूथ पर बनाया। तो हो सकता है महीने के 4 हफ्ते सुनता ही रहेगा, मगर 5वें हफ्ते में इंप्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। और चूंकि वो जिले का ही आदमी है तो उसके जिले में उसको तहसील के यूनिट खड़ा करना है, और तहसील वालों को बोल देना है भी तुम्हारा बूथ लेवल का खड़ा करो, तो साल भर में हो जाएगा। बूथ लेवल का संगठन तहसील के आदमी को कहो तो साल भर में हो जाएगा। ये काम बूथ लेवल का संगठन खड़ा करवाने का, ये काम हम लोगों को कह रहे हैं, कहने से होगा नहीं तो क्या होगा। जिस तहसील के आदमी को इंप्लीमेंट करके बूथ लेवल का संगठन बनाना है वो भाषण करेगा कि हमको बनाना है। शायद आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा समझ में आ रहा है। जैसे मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना कि बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना होगा, वो सुनेगा तहसील वाला, वो भी अपने 150 लोगों की मीटिंग करके बोले बूथ लेवल का संगठन खड़ा करना होगा, करेगा नहीं। तो ये 4 बार हमको सुनना पड़ेगा उनको, और फिर बाद में उनके पिछवाड़े पे लात मारना पड़ेगा। अबे तेरे को कहने के लिए नहीं कहा, तेरे को इंप्लीमेंट करने के लिए, तेरे को जाने के लिए कहा। वहां तू अगर जाएगा तो तेरे नियंत्रण में जो 100 कार्यकर्ता है वो भी जाना शुरू करेंगे, और साल भर में ये सारा का सारा हो जाएगा। ऐसा करना होगा, ऐसा करने से ये होगा। तो मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी बात करने का कोई मतलब है नहीं है। धन्यवाद।